सुनने वाले श्रोताओं को नमस्कार। आज हम सेवाकाल 11 टॉपिक 11 पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो टॉपिक है, मरीज एवं लाभार्थी का पंजीकरण, उपचार, सुरक्षित दवा, देखभाल, फॉलोअप, रेफर एवं रेफर फॉलोअप और जांच, ये टॉपिक का विषय है, सब्जेक्ट है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चिकित्सीय कार्य, जो भी हम चिकित्सीय कार्य करते हैं मरीज एवं लाभार्थी के लिए, उसे कैसे करना है, कैसे सुरक्षित तरीके से करना है। चाहे एनसीडी का फॉलोअप हो, एनसीडी का ट्रीटमेंट हो, चाहे सीडी का फॉलोअप हो या सीडी का ट्रीटमेंट हो, या आपसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड, गायनी से रिलेटेड, या आपके बच्चों से रिलेटेड, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो भी आप सर्विसेज देते हैं, जो हम लोग सर्विसेज देते हैं, उसको कैसे सुरक्षित तरीके से किया जाए, कैसे एक सही तरीके से किया जाए, उसके विषय में ये जानकारी है। तो हम इस पर आज चर्चा करेंगे। ये शुरू होता है चेक पॉइंट आपका E1.1 से। E1.1 में है आपके समुदाय के सभी परिवार के सभी सदस्यों की सूची आप कैसे तैयार करते हैं। समुदाय में जितने भी परिवार हैं उनकी सूची बीमारी वाइज या बीमारी के आधार पर, उम्र के आधार पर, लिंग के आधार पर कैसे तैयार करना चाहिए। इनको आज की तैयारी हेतु या आपका पैकेज के लिए या आपके प्रॉपर फॉलोअप करने के लिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा। इसमें जो ट्रेनिंग सीरीज है आरोग्य मंदिर का, इसमें मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा वो सारी चीज़ें चेक लिस्ट में ये पॉइंट्स लिखे गए हैं, उसका ये हिंदी रूपांतरण। अपने से एक भी पॉइंट मैं इसमें बढ़ाया भी नहीं हूँ, घटाया भी नहीं हूँ। जो चेक लिस्ट में लिखे हुए हैं, चेक पॉइंट्स में और मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में, उसी का डिटेल हम आपको अपने ट्रेनिंग के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आपका कार्य आसान हो जाए, आपको चेकलिस्ट अच्छी तरह समझ आ जाए और आपकी क्वालिटी गुणवत्ता बढ़ जाए। तो हम आते हैं चेक पॉइंट E1.1। समुदाय के सभी परिवार के सभी सदस्यों की सूची हम कैसे तैयार करते हैं। तो ये सूची आशा बहनों द्वारा समुदाय के सभी परिवार की निम्न सूची तैयार की जाती है प्रतिमा, जिसमें लिंग के आधार पर सूची, उम्र 0 से 60 वर्ष के आधार पर सूची, गर्भवती महिलाओं की सूची, जीवित बच्चों की सूची, HRP की सूची, योग्य दंपत्ति की सूची, बीमार बच्चों की सूची, NCD स्क्रीनिंग के लिए 30 वर्ष के ऊपर पुरुष एवं महिला की सूची, संचारी रोगों से ग्रसित रोगियों की सूची, TB से, मलेरिया से, लेप्रोसी से, डेंगू से कितने पेशेंट ग्रसित हैं, सभी परिवार का फैमिली फोल्डर, CBAC फॉर्म पूरा करना रहता है, और समुदाय के जन्म एवं मृत्यु की सूची। ये प्रतिमा हम लोग अपडेट करते हैं, ये प्रतिमा हम लोग बनाते, बहुत अंतर नहीं पड़ता। एक बार हम जब सूची बना लेते हैं तो प्रतिमा सिर्फ अपडेट करना पड़ता है। सेकेंड क्वेश्चन जो आता है E1.2 से, आरोग्य मंदिर में आने वाले मरीज या लाभार्थी का पंजीकरण या परामर्श कैसे दिया जाता है। जो भी मरीज या लाभार्थी हैं समुदाय के, या जो आरोग्य मंदिर पर आते हैं या हम लोग बेचने, उनका पंजीकरण कैसे किया जाता है, उनका रजिस्ट्रेशन। आरोग्य मंदिर में आने वाले सभी मरीज, लाभार्थी या उनके परिवार को यूनिक मतलब अद्वितीय पंजीकरण संख्या दी जाती है। उनका नाम, उम्र, लिंग, पता आदि लिखा है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ये होता है कि उनको जो रजिस्ट्रेशन नंबर दे, वो किसी और को वो रजिस्ट्रेशन नंबर न रहे। तो हम अगर ईयरली चलते हैं और मंथली चलते हैं तो हमारा दो फायदा है। ईयर का भी एक साथ निकल जाएगा कितने हमने OPD किया, और मंथ का भी निकल जाता है। ईयर का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, ऑब्लिक करके मंथ का, मंथ दिसंबर शुरू हो, फिर ईयर वाला कंटिन्यू रखें। दिसंबर अभी जनवरी चल रहा हो तो जनवरी तक का कांटी रखे, फिर उसके बाद फरवरी आए तो फरवरी का मंथ वाला फिर चेंज कर दे 1 2 3, और पूरे ईयर के एक साथ कंटिन्यू रखे, तक के ऑब्लिक करके रहेगा तो हर पेशेंट या लाभार्थी का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा। फिर दूसरा, उनकी मुख्य समस्या से संबंधित उनकी पुरानी जानकारी ली जाती है। उनकी क्या समस्या लेकर आए हैं और उनकी पुरानी, उसके पहले उनको कौन सी बीमारियां थी, उसकी जानकारी ली जाती है। शरीर की जांच की जाती है, शरीर का पूरा वाइटल लिया जाता है, BP, पल्स, पेट देखा जाता है, आँख देखा जाता है। संभावित रोग की पहचान की जाती है, जो भी संभावित रोग लगे उसकी पहचान की जाती है।
प्राथमिक उपचार किया जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट दी जाता है, ज़रूरत पड़ने पर उसे रेफ़र किया जाता है अपने जो भी मदर CHC PHC। अगर हमारी टेली मेडिसिन में अगर कोई डॉक्टर जुड़े हैं, हमें लग रहा है कि ये इस पेशेंट को हम किसी सुपर स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं, तो उस टेली मेडिसिन के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा परामर्श लिया जाता है। सूची के अनुसार समुदाय के सभी सदस्यों की स्क्रीनिंग किया जाता है। जैसे ऊपर सूची अभी जो दी गई थी, उस हर लेवल के सूची के अनुसार समुदाय को स्क्रीनिंग किया जाता है। अगर वो गर्भवती महिला है तो गर्भवती महिला के हिसाब से स्क्रीनिंग फॉलोअप किया जाता है। एनसीडी कहते हैं, एनसीडी के हिसाब से किया जाता है, तो स्क्रीनिंग की जाती सभी महिलाओं का। आरोग्य मंदिर मरीजों या लाभार्थियों का CHO एवं एनएम का फॉलोअप कैसे करती हैं, मतलब CHO एनएम कैसे फॉलोअप करते हैं। तो आरोग्य मंदिर रमंचा, एनसीडी, CD एवं अन्य सर्विस पैकेज के अंतर्गत आने वाले जैसे आँख, कान, नाक, गला, बूढ़े बिस्तर पर जो सीरियस मरीज हैं, लाभार्थी का निम्न तरीके से हम फॉलोअप करते हैं। पहला, चल रही दवा ठीक से ले रहे हैं या नहीं, मतलब जो दवा चल रही है उनकी वो प्रॉपर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, मतलब वो जो दवा लेना है उससे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है। BP, शुगर, वजन आदि आवश्यकता अनुसार देखा जाता है। अगर BP शुगर के मरीज हैं तो उनका BP शुगर देखा जाता है, वजन देखा जाता है। किसी प्रकार का दवा या अन्य किसी चीज़ का तो साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसको हम देखते हैं। आवश्यकता अनुसार जीवन शैली या दिनचर्या में सुधार करते हैं। इसे सुधार करने के लिए हम परामर्श देते हैं, जैसे योग करना, अच्छा है सुपाच्य भोजन करना, बीमारी के अनुसार भोजन में परहेज करना, दवा पर्याप्त मात्रा में लाभार्थी या मरीज के पास है कि नहीं ये देखते हैं कि मरीज के पास दवा पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं, अगले फॉलोअप तक वो दवा चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरोग्य मंदिर मरीजों या लाभार्थियों का देखभाल हमेशा निरंतर कैसे करते रहते हैं। मतलब आरोग्य मंदिर के जो भी स्टाफ है, स्वास्थ्यकर्मी है, वो मरीजों या लाभार्थी का देखभाल हमेशा कैसे करते रहते हैं। तो हम मरीज या लाभार्थियों का देखभाल हमेशा निरंतर निम्न 2 तरीके से करते हैं। पहला तो गृह भ्रमण के द्वारा, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सभी प्रकार का परामर्श देते हैं। गृह भ्रमण के दौरान जोखिम या खतरों से आगाह करते हैं। आरोग्य मंदिर से लगातार दवा लेने के लिए बताते हैं। ज़रूरत अनुसार दवा ले जाते हैं। रख रखाव आवश्यकता अनुसार RBSK एवं मेडिकल मोबाइल यूनिट को सूचना देते हैं ज़रूरत अनुसार। फिर आरोग्य मंदिर द्वारा अगर आरोग्य मंदिर पर कोई पेशेंट आता है या उनको बुलाते हैं, उनका दवा दिया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर फिर से जांच की जाती है, किसी प्रकार के खतरों की जांच की जाती है, कोई प्रकार का खतरा तो नहीं, और ज़रूरत अनुसार उसे रिफ़र भी किया जाता है या टेलीमेडिसिन के माध्यम से वरिष्ठ चिकित्सकों से परामर्श लिया जाता है। इस तरह से हम फॉलोअप करते हैं। फॉलोअप का हमारा 2 तरीका था, गृह भ्रमण के द्वारा BHND सत्र में जाते हैं तो गृह भ्रमण उस एरिया करते हैं, या वैसे भी जाते हैं फील्ड विजिट में, और आरोग्य मंदिर पर जो आते हैं उनको हम किस तरह से करते हैं। फिर नेक्स्ट E2.2 चेकलिस्ट आप देखेंगे तो उसमें किसी भी मरीज को रिफ़र करने की क्या प्रक्रिया अपनाया जाता है, मतलब उसको रिफ़र करने के लिए हमें क्या प्रक्रिया अपनाना चाहिए। यदि आरोग्य मंदिर पर मरीज का उपचार संभव नहीं होता है तो उसको हायर सेंटर, प्राथमिक या स्वास्थ्य केंद्र पर एम्बुलेंस के द्वारा भेजा जाता है। ये प्रियोरिटी है कि एम्बुलेंस से भेजें। अगर वो नहीं जाना चाहे तो अपने गाड़ी से जाए, तो एम्बुलेंस से प्रियोरिटी रखना चाहिए। इसके लिए संबंधित स्वास्थ्य केंद्र को पहले से मरीज के विषय में पूरी जानकारी दे दी जाती है। जो भी हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं जहाँ पर हम रिफ़र करते हैं, उन्हें हमें मरीज की पूरी जानकारी दे देनी चाहिए। रिफ़र स्लिप अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग कलर का होना चाहिए, अगर संभव हो तो। नहीं नहीं संभव है तो रेफर स्लिप नॉर्मल यूज करेंगे, लेकिन नियमता तो यह है कि अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग रेफर स्लिप हो, नहीं हो तो नॉर्मल स्लिप यूज करेंगे। हायर सेंटर के चिकित्सक मरीज पूरी जांच आवश्यकता अनुसार करते हैं। जब हायर सेंटर मरीज जाता है तो आवश्यकता अनुसार वहाँ के मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर जो भी होते हैं वो पूरी जांच करते हैं, उनकी बीमारी को पहचानते हैं और डायग्नोसिस बनाते हैं। डायग्नोसिस बनाने के बाद दवा लिखकर आरोग्य मंदिर उसे भेज देते हैं, ताकि मरीज का देखभाल लगातार अच्छी तरह से हो सके। डायग्नोसिस क्लियर करके दवा लिखकर और पहला डोज या 2-4 दिन का दवा मरीज को देकर फिर बोलते हैं कि आगे आरोग्य मंदिर से अपना दवा लेते रहेंगे निरंतर। फिर नेक्स्ट है E3.1 में आरोग्य मंदिर पर आने वाले मरीजों या लाभार्थियों की जांच की क्या सुविधा दी जाती है। आरोग्य मंदिर पर जो भी मरीज आते हैं उनको आरोग्य मंदिर पर
आरडी के किट की जांच उपलब्ध रहती है, जिसका क्वालिटी चेक के हम क्वालिटी चेक करते हैं जांच के दौरान। उसमें सही तरीके से लाइन देखते हैं, 2 लाइन प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर सेकेंड है, जो जांचें केंद्र पर उपलब्ध नहीं रहती, जो आरोग्य मंदिर पर नहीं उपलब्ध रहती, उसके लिए हम प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रिफ़र करते हैं और उनको रजिस्टर पर भी उस जांचों का रिपोर्ट लिखते हैं और ऐप पर भी चढ़ाते हैं, जो वहाँ से जांचों करा कर आते हैं। जांच है उसका परिणाम अपने ओपीडी रजिस्टर और ओपीडी स्लिप पर अवश्य लिखते हैं, ताकि वो जब भी आए फॉलो अप कराने के लिए तो हमारे पास रिपोर्ट सामने दिखे। सभी जांचों का बायोलॉजिकल रेफरेंस वैल्यू हमारे पास रहना चाहिए। जितनी भी जांचें हम करते हैं प्लस जो हमारे सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो जांचें उपलब्ध हैं, उनकी रेफरेंस वैल्यू जरूर हमारे पास रहे, ताकि हम वो जब भी जांच करा के आएँ तो हम जान सकें कि इनका रेंज नॉर्मल रेंज में है कि उससे बढ़ा या घटा है। नेक्स्ट है E4.1 में मरीज को सुरक्षित दवा देने के लिए हम क्या करते हैं। तो मरीज को हम सुरक्षित दवा देने के लिए हम निम्न प्रक्रिया अपनाते हैं। किसी प्रकार का चिकित्सीय परामर्श या दवा ओपीडी स्लिप पर हम दिनांक के साथ लिखते हैं, ताकि पता रहे कि हमने कब लिखा है। दिनांक के साथ साथ हम अपना साइन भी करते हैं, ये आसानी से पढ़ा जा सके। दवा देने के पहले उसकी एक्सपायरी ज़रूर देखते हैं। जब भी हम दवा देते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट हमें ज़रूर देख लेनी चाहिए। सिंगल डोज वायल, जो सिंगल डोज वायल है, एक मरीज को लगने के लिए जो दवा रहती है, वो जैसे डिक्लोफिनेक का पीसीएम का एम्पुल जो होता है, वो एक से अधिक मरीज को न लगाएं। ये नहीं कि आधा इनको लगाएं आधा उनको लगाएं, ऐसा नहीं किया जाता है। एक मरीज की दवा एक ही मरीज को लगाएं। जो मल्टी डोज वायल होते हैं, हालांकि इंसुलिन हम लोग नहीं यूज करते, लिग्नोकेन यूज होता है, तो उस मल्टी डोज जो भी दवा है, अलग अलग मरीज को लगाने के लिए अलग अलग ही नीडल यूज करें। और ओपन वायल पॉलिसी का हम इस्तेमाल करें। वैक्सीन में भी कुछ वैक्सीन होती है जो मल्टी डोज होता है। रीफर या फॉलो अप मरीजों को दवा देने के पहले एक बार संबंधित चिकित्सक से उनकी पूरी जानकारी अवश्य ले लें। अगर हम रीफर या फॉलो अप के लिए मरीज को दवा दे रहे हैं, दवा जो भी रिफ़र होकर मरीज हमारे पास आ रहा है फॉलो अप के लिए, तो दवा देने के पहले एक बार हम संबंधित डॉक्टर से ज़रूर अवश्य बात कर लेना चाहिए। मरीज को दवा देते समय उसे हम अच्छी तरह बताते हैं कि दवा कब कब खाना है, जैसे सुबह शाम दोपहर कब खाना है, खाली पेट खाना है, खाने के बाद खाना है या सोते समय खाना है, जो भी है वो अच्छी तरह से मरीज को हमें बता देना चाहिए। नेक्स्ट E4.1 में हाई अलर्ट दवा देते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। हाई अलर्ट दवा वो दवाइयाँ होती हैं जिसका ओवरडोज देने पर मरीज या तो सीरियस हो जाता है, काफ़ी गंभीर हो जाता है, एक्सपायर कर जाता है। तो इसकी सूची हमारे पास जो भी ईडीएल में दवाइयाँ मिली है, तो उसमें हाई अलर्ट दवाइयाँ कौन कौन सी है उसकी सूची तैयार कर लेना चाहिए। जैसे स्टेरॉयड, झटके की दवा, बीपी की दवा, शुगर की दवा, ये सब हाई अलर्ट दवाइयाँ हैं और उसकी मैक्सिमम डोज क्या है ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि गलती से किसी भी मरीज को हाई अलर्ट दवा ज़्यादा ना दिया जा सके और मरीज गंभीर ना हो। अब हम आते हैं E4.1 चेकलिस्ट के E4.1 में 6R क्या होता है और इसका क्या उपयोग होता है। 6R मेनली सही पेशेंट को सही दवा लगे, इसके लिए 6R का कोड बनाया गया है। पहला R का मतलब राइट पेशेंट सही मरीज, सेकेंड R का मतलब राइट ड्रग सही दवा, थर्ड R का मतलब राइट रूट सही माध्यम इंजेक्शन है, तो IM IV देना है, ओरल देना है, कैसे देना है वो सही पता होना चाहिए, राइट रूट होता है। 4R चौथा आर जो होता है राइट टाइम, सही समय कब देना है, सुबह शाम दोपहर, खाली पेट खाने के पहले, बाद में, सोते समय, तो ये राइट टाइम पता होना चाहिए कब मरीज को देना है। जो पांचवा आर होता है राइट डोज सही मात्रा कितना देना है ये पता होना चाहिए, राइट डोज। छठवां आर होता है राइट डॉक्यूमेंटेशन, वो प्रॉपर लिखा हो कि कब कब दिया गया है, कैसे दिया गया है। तो 6R का प्रयोग करने से किसी मरीज को गलत दवा नहीं लगती। तो ये 6R हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए बना हुआ है। आगे ये 7R है, 8R है, तो किस कारण से दिया जा रहा है या कैसे दिया जा रहा है, तो एक्चुअली हमारे पास फॉलोअप के मरीज आते हैं, तो हमारे जो आरोग्य मंदिर में है 6R का इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि ये हमें अपने पेशेंट को बताना रहता है घर पर वो दवा कैसे लेंगे, किस तरह से लेंगे, तो इस तरह से
हम CSR का प्रयोग करते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। किसी दवा का रिएक्शन होने पर क्या किया था, किसी E4.1 में देखेंगे किसी दवा का रिएक्शन होने पर क्या करते हैं। सबसे पहले मरीज का प्राथमिक उपचार जैसे इंजेक्शन, एबिल, स्टेरॉयड आदि देते हैं। अगर दवा का रिएक्शन होता है तो प्राथमिक उपचार तुरंत करते हैं, जैसे एबिल का इंजेक्शन एबिल या स्टेरॉयड आदि देते हैं। देने के साथ ही साथ अपने एमओ से परामर्श लेते हुए रेफर करते हैं। जो भी हमारे एमओ उनसे परामर्श लेते हैं, उनसे फ़ोन करके बात करते हैं, फिर रेफर करते हैं। इसके साथ ही साथ जिस दवा का रिएक्शन होता है उसका पूरा विवरण मरीज के पर्चे में रजिस्टर पर जरूर लिखते हैं। जिस भी दवा का रिएक्शन हो वो मरीज के पर्चे पर या रिफरल जो भी स्लिप बनाते हैं उस पर जरूर लिखते हैं और इसका रिपोर्ट संबंधित अधिकारी को करते हैं। फिर नेक्स्ट E5.1 में आता है मरीज का बीमारी के अनुसार सही दवा लिखने के लिए हम क्या प्रक्रिया, मतलब बीमारी के अनुसार सही दवा लिखा जा रहा है इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाते हैं। तो इसके लिए सभी बीमारियों की गंभीरता के आधार पर उनकी दवाइयाँ का समय समय पर प्रशिक्षण, ICU SOP की भी उपलब्ध रहता है। मतलब उनका प्रशिक्षण के लिए IC भी उपलब्ध रहता है। अलग अलग बीमारियों का IC रहता है कि इसमें कौन सी दवा कैसे दिया जाता है। हम उसी अनुसार दवा लिखते हैं। जो हमारा ट्रेनिंग हुआ है, प्रशिक्षण हुआ है या जो हमें IC मिली है अलग अलग बीमारियों को, उसमें कई IC में ट्रीटमेंट भी लिखा रहता है, उस अनुसार हमें दवा देना। और वर्ष में कम से कम एक बार हमारे एमओ हमारे द्वारा लिखी गई दवा विशेषकर गंभीर मरीजों की जांच करते हैं और आवश्यकता से हमें प्रशिक्षण भी देते हैं। जो भी हम पेशेंट को दवा लिखते हैं तो साल में कम से कम एक बार, वर्ष में एक बार हमारे एमओ हमारी दवा जो भी हम लिखते हैं हमारे वो OPD रजिस्टर से उसे देखते हैं, उसमें क्या हम सही लिख रहे हैं क्या गलत लिख रहे हैं। अगर किसी प्रकार की कमी पाई जाती है हमारे लिखने में तो वो उनका सुधार करते हैं और हमें ऑन साइट ट्रेनिंग देते हैं, वहीं पर प्रशिक्षण देते हैं। हम एंटीबायोटिक पॉलिसी के अनुसार ही एंटीबायोटिक लिखते हैं और सभी दवा उसके जेनरिक नेम में ही लिखते हैं। हमें जो भी दवाइयाँ मिलती हैं IDL में वो जेनरिक नेम से मिलता है, इसलिए हमें जेनरिक नेम पर ही दवा लिखनी चाहिए। और एंटीबायोटिक पॉलिसी के अनुसार जो भी हमें प्रशिक्षण दिया गया है एंटीबायोटिक देने के लिए, उसी एंटीबायोटिक के डोज के हिसाब से हम दवा देते हैं। नेक्स्ट E5.2 CHO द्वारा लिखी गई दवा की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है। CHO द्वारा दवा लिखी गई मॉनिटरिंग सामाजिक स्वास्थ्य के एमओ द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में निम्न जांच की करते हैं। जो भी हमारे एमओ जो हमारे CHO द्वारा जो भी दवा लिखी जाती है उसको मॉनिटरिंग वो कैसे करते हैं, तो OPD स्लिप में दवा लिखने के बाद दिनांक समय लिखा जाता है कि नहीं, साइन होता है कि नहीं, ये सब चेक करते हैं। दवा बीमारी के अनुसार लिखा गया है कि नहीं, जो भी बीमारी उस अनुसार दवा लिखी गई है कि नहीं, ज़रूरत से अधिक या कम एंटीबायोटिक तो नहीं दिया गया है या विटामिन या कैल्शियम। यदि कमी पाई जाती है तो CHO को एमओ द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है E6 में मरीज का सही या सुरक्षित देखभाल एवं नर्सिंग केयर के लिए हम क्या करते हैं। मरीज को सुरक्षित देखभाल एवं नर्सिंग केयर के लिए हम निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। केंद्र या गृह भ्रमण के दौरान मरीज को दवा देने या जांच करने या किसी प्रकार के अन्य प्रक्रिया करने के पहले मरीज को अच्छी तरह से पहचान अवश्य कर लेना चाहिए। मतलब जब भी हम गृह भ्रमण में या दवा देते तो मरीज को पहचान कर लेना चाहिए कि वही मरीज है कि नहीं मरीज है। फॉलोअप के दौरान जरूर हम देख लें, ऐसा नहीं कि दूसरे मरीज को दूसरे मरीज की दवा देते हैं। ऐसे मरीज का पहचान करना चाहिए जो अपनी दवा नियमित रूप से नहीं लेते हैं, विशेषकर जटिल लोग हैं। जो सीरियस मरीज हैं, खासकर TB के मरीज या NCD के, BP शुगर के, अगर वो डिफाल्टर हैं, दवा अपना प्रॉपर नहीं लेते तो ऐसे मरीजों को जरूर चिन्हित कर लेना चाहिए, उनका फॉलोअप थोड़ा प्रॉपर ढंग से करना चाहिए। BP, वजन, तापमान, RBS आदि जांच नियमित रूप से निम्न मरीजों को अवश्य करना चाहिए, जैसे जटिल लोगों से ग्रसित, हायर सेंटर से रेफर मरीजों, गंभीर मरीज हैं या हायर सेंटर से रेफर मरीज हैं, बूढ़े मरीज हैं, बिस्तर पर पड़े मरीज हैं, घर पर देखभाल करने वाले मरीज, गंभीर मरीज, ऐसे मरीजों का हमें BP, वजन, तापमान, RBS ये 4 चीज़ें अवश्य लेना चाहिए जब भी हम होम विजिट करें या हमारे सेंटर पर वो आते हैं तो। मरीज का ट्रीटमेंट जांच किसी प्रकार की प्रक्रिया, ड्रेसिंग, टाँका लगना, डिलीवरी, IUCD आदि OPD पर्चे पर या OPD रजिस्टर पर या केस शीट पर, BST पर या ऐप पर जरूरत
ज़रूरत है उसका अंतर अवश्य लिखें। जो भी हम मरीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जांच प्रक्रिया कर रहे हैं ड्रेसिंग, तो उसे हमें ओपीडी रजिस्टर पर ज़रूर लिखना चाहिए और उससे संबंधित अगर ऐप है तो ऐप पर ज़रूर उसको अपडेट करना चाहिए। मरीज में होने वाले सुधार निरंतर देखें और लिखें। जब भी मरीज फॉलोअप के लिए आता है, पेशेंट फॉलोअप के लिए आता है या प्रसूता महिलाएं फॉलोअप के लिए आती हैं, तो उनमें जो भी सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है उसे ओपीडी स्लिप पर ज़रूर लिखें, ओपीडी रजिस्टर पर ज़रूर लिखें, ताकि वो नेक्स्ट टाइम आवे तो हमें पता रहे कि उनमें क्या सुधार हुआ है और क्या सुधार नहीं हुआ है। सरकार द्वारा दी जाने वाली स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स का प्रयोग करना चाहिए, जैसे ओपीडी रजिस्टर स्लिप, गृह भ्रमण प्रपत्र, फैमिली फोल्डर, सी बैग, रेफरल स्लिप, बीमारी संबंधी फॉर्मेट, टीबी, मलेरिया, एनसीडी, जो भी अगर फॉर्मेट जो आपको लिए अवेलेबल गवर्नमेंट कराई है वो आपके पास है तो उसका प्रयोग करें, उसे वेस्ट ना करें। नियमानुसार अपने सभी रजिस्टर ऐप को अपडेट रखना चाहिए। जो भी हमारा रजिस्टर ऐप है उसे अपडेट कर रखना चाहिए। सभी रजिस्टर की नंबरिंग करना चाहिए और सभी रजिस्टर का डिटेल एक हमें मास्टर रजिस्टर बना लेना चाहिए, ताकि हमें कोई भी रजिस्टर खोजने में या किस रजिस्टर में क्या है ये हमें मास्टर रजिस्टर में इंडिकेट कर लिख लें, ताकि हमें खोजने में जानने में उसे परेशानी ना हो। तो ये हम E1 से लेके E6 तक के जो चेक पॉइंट स्टैंडर्ड हैं वो डिटेल हम इस वीडियो में दिखाए हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी लाइन इसमें चेकलिस्ट से अलग नहीं है। जो भी चेक पॉइंट्स और मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में लिखे गए हैं से आरोग्य मंदी के लिए, CHONM के लिए, वही हिंदी में रूपांतरण है और उसे समझाया गया है हिंदी में, ताकि हम अपना वर्क अच्छा कर सकें, अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर सकें और हम अपने सर्विस की क्वालिटी बढ़ा सकें। तो इस तरह से हम लगातार ट्रेनिंग की सीरीज अपना दे रहे हैं, तो आप लगातार ज्वाइन करते रहिए, आपका वर्क आसान हो जाएगा, इनक्वास सर्टिफिकेशन की तैयारी अच्छी हो जाएगी और इनक्वास सर्टिफिकेशन आप इजी रूप में पालेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास ये वीडियो हमेशा पहुंचते रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।